मैं दीपक कुमार। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक ज्वलंत विषय पर बात करने के लिए यहाँ आए हैं। आज हम बिहार की गरीबी और जो हाल फिलहाल में बिहार विधानसभा में रिजर्वेशन के दायरे को बढ़ाने की जो कोशिश की गई है, हम ये जानने की कोशिश करें कि बिहार की गरीबी को ये कैसे, ये जातिगत जो सर्वे हुआ है, सामाजिक आर्थिक सर्वे हुआ है, ये किस तरीके से बिहार की गरीबी को दिखा रही है। दोस्तों, आरक्षण एक ऐसा विषय है जिससे हमारी राजनीति काफ़ी प्रभावित होती रही है। पूरे देश की राजनीति अगर मैं कहूँ तो काफ़ी प्रभावित होती रही है। आरक्षण के बाद जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित जातियां हैं, वो आरक्षण का लाभ लेकर के कुछ मामलों में प्रगति के पथ पर अग्रसर तो हुई हैं, लेकिन अभी भी उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। कुछ भ्रम भी है। तो इन्हीं सब भ्रम को दूर करने के लिए ये जातिगत सर्वे, जो सामाजिक आर्थिक सर्वे जो बिहार विधानसभा में पेश किया गया, और उनके आधार पर जो आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% किया गया, और अगर इसमें हम EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की आरक्षण जो 10% है उसको भी जोड़ दिया जाए तो ये टोटल आरक्षण जो है ये 75% तक पहुंच जाता है। हालांकि इसे अभी एक लंबी दूरी तय करनी है। इसे अभी राज्यपाल के हस्ताक्षर से पास होकर के अभी कानून बनने में तो कुछ समय लगेगा, और इस पर कई वाद विवाद और बहसें होंगी, और सुप्रीम कोर्ट का में भी ये अगर ये मुद्दा जाता है तो वहाँ भी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 2021 में मराठा आरक्षण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था, मराठा आरक्षण को। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में पटना के गांधी मैदान में करीब 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। निश्चित रूप से ये कदम जो है बिहार की गरीबी को दूर करने में जरूर ये मददगार साबित होगी। 90 के बाद जो सरकारी नौकरियों का क्रेज धीरे धीरे कम हो गया था, कम कहने का अर्थ मेरा ये है कि वैकेंसियां कम निकल रही थी। सरकार कई तरह के वादे करके, प्राइवेटाइजेशन का हवाला दे करके वैकेंसियों को कम होने की बातें कर रही थी। लेकिन फिर से लगा है कि ये शिक्षक की जो भर्ती है, इसके माध्यम से 90 वाला दौर जो है, कि पहले वाला दौर जो है कि सरकारी नौकरियों में बम्पर भर्ती वाली बात, ये फिर से देखने को मिल रही है। आरक्षण नौकरियों में पहले भी था। ये जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, ये क्यों बढ़ाई गई, और प्राइवेटाइजेशन के नाम पे जो सरकारी नौकरियों को कम किया जा रहा था, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जो राजनीतिक दलें हैं वो दलील दिया करती थी कि ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब युवाओं की मांग और युवाओं समाज में बढ़ते जो सामाजिक मजबूरियां हैं, उनके कारण राजनीतिक दल भी अब सरकारी नौकरियों की तरफ फिर से बढ़ रहे हैं। और अब तो कई जगह प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी नियुक्तियां पत्र बांटी हैं, और ठीक इसी तरह की केस हम अपने बिहार में भी देख रहे हैं। दोस्तों, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बिहार में चट सा फॉर्म भरिए, झट सा एग्जाम दीजिए, फट सा नौकरी कीजिए, और फिर लगे हाथ पट सा विवाह भी कर डालिए। ये सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और होना भी चाहिए, क्यों ना लगे भाई। बेरोजगारों की लंबी फौज को कम करने का कुछ प्रयास तो किया ही गया है, अब बहुत शानदार तरीके से किया गया है। अब बात
मैं आंकड़ों के संदर्भ में करूं तो जो सामान्य वर्ग की जो जनसंख्या है, जो 15% है कुल जनसंख्या का, अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 64% की आरक्षण में हिस्सेदारी होती है। वहीं अगर देखा जाए जो 85% में, जिसमें ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, एससी और एसटी को अगर मिला दिया जाए तो उस मामले में ये आरक्षण जो है काफी कम दिखता है। अब सामाजिक न्याय की बात होती रही है, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सामाजिक न्याय मिले, इसका प्रयास तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं हो भाई। लेकिन तर्क के साथ हो। तो ये जो सामाजिक आर्थिक सर्वे है बिहार सरकार का, जो जातिगत सर्वे हुआ है, इन्हीं तर्कों को मजबूती प्रदान कर रही है। जब बिहार सरकार अपने इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी तो निश्चित रूप से ये काफ़ी मजबूत पक्ष रखेगी कि 13 करोड़ की जनसंख्या वाला बिहार ने एक सर्वे के आधार पर इस रिजर्वेशन को 50% से बढ़ाकर 65% यानी कि टोटल 75% किया है। ये यूं ही नहीं, बिल्कुल एक ठोस इसके पीछे आंकड़े काम कर रहे हैं जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, अगर हम ओबीसी और ईबीसी की बात करें, दोनों की जनसंख्या को अगर जोड़ें तो 13 करोड़ की बिहार की आबादी में ये 63% होते हैं। तो उनके हिसाब से आरक्षण तो कम था। अगर हम एससी एसटी को भी शामिल कर लें तो एससी और एससी में भी जो है इसकी कुल जनसंख्या का 42% हिस्सा, 42.7% हिस्सा जो है वो गरीब है। और यही स्थिति एसटी समुदाय में भी है, यानी कि गरीबी इस वर्ग में सबसे ज़्यादा है, ये आंकड़े बता रहे हैं। और इन आंकड़ों की सच्चाई जानने के लिए बस जो पटना महानगर है, कुछ और जो बिहार के प्रमुख शहर हैं, दरभंगा, गया, इनसे निकल कर के 10-20 किलोमीटर की दूरी में आप जाइए तो स्थिति आपको स्पष्ट हो जाएगी। दोस्तों, इन तक सरकारी लाभ न्यूनतम पहुंचा है। कभी कभी ये भ्रम होता है हमें, जब आप पटना एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वहाँ कई तरह की गाड़ियाँ आपको दिख जाएंगी, टोयोटा, स्कॉर्पियो, कई लंबी लंबी गाड़ियाँ भी दिख जाएंगी, तो लगेगा कि बिहार में सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन नहीं, ये एक भ्रम है। ये खुशी की बात है कि कुछ विकास भी दिख रहा है, लेकिन हम लोग इस पर बात करेंगे कि यातायात के साधनों पर बिहार कितना पीछे है, और सब डाटा के आधार पर बात करेंगे, हवाई बातें नहीं। चूँकि बिहार सरकार ने ये देश में पहली बार हवाई विकास की बातों को दरकिनार करके असलियत में जातिगत सर्वे और सामाजिक आर्थिक सर्वे के द्वारा भारतीय प्रजातंत्र में पहली बार ये स्वीकार करने की कोशिश की है कि हाँ, विकास के चर्चे हुए हैं, विकास के नाम पर नारे लगे हैं, विकास के नाम पर राजनीतिक पार्टियां ने चुनाव लड़ी और जीती भी हैं, लेकिन विकास अभी कम हुआ है। कुछ डाटों के माध्यम से हम इसे और जानने का प्रयास करेंगे। तो जो ओबीसी का जो आरक्षण है वो बढ़ाकर जनसंख्या के अनुपात में 18% करने का प्रस्ताव, ईबीसी का जो है वो जनसंख्या का अनुपात बढ़ाकर 25% करने का प्रस्ताव, और एससी समुदाय उनका आरक्षण बढ़ाकर के 20% करने का प्रस्ताव रखा गया है। नीतीश कुमार ने जो बहादुरी दिखाई है, ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसकी चर्चा जरूर होगी। एससी की जनसंख्या जो 19.7% है, उनके आरक्षण को जो 16% से बढ़ाकर के 20% किया गया है, ये केवल नौकरियों में नहीं, शिक्षण संस्थानों में भी लागू होगी। हम लोग थोड़ा सा अगर हम लोग केस स्टडी पे बात करें
तो महाराष्ट्र में इसी तरह का एक आंदोलन शुरू हुआ था मराठा आरक्षण को लेकर के। ये 2021 की बात है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण से संबंधित दावों को खारिज कर दिया था। हम लोग जो 13 करोड़ जनसंख्या का जो सर्वे हुआ और 65% आरक्षण की बात हुई, अगर हम देखें तो भारतीय संविधान की धारा 8 अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, जिसमें सकारात्मक कार्रवाई यानी कि अफर्मेटिव एक्शन की बात कही गई है, वहां पर सही अनुपात में, जनसंख्या के सही अनुपात में आरक्षण देने की चर्चा की गई है। अब यही देखना है कि वो जो संविधान की भावना जो अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के तहत झलक रही है, कैसे वो सरकारें, राजनीतिक दलें भारतीय प्रजातंत्र में पूरा करती हैं। ये काफ़ी दिलचस्प होगा। ये बहस शुरू हो गई है और ख़ास बात है कि यह बहस बिहार जैसे गरीब राज्य से शुरू हुई है। दोस्तों, अब बहस का मुद्दा कि 15% सामान्य वर्ग के लोग हैं और उनमें जो गरीब हैं उनके 10% लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया। तो अगर 15% जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके 10% गरीब जो जनसंख्या है उनको आरक्षण दिया गया, तो जो 85% है उनकी अगर 65% आरक्षण की बात हो रही है तो गलत कैसे है। और इसको प्रूफ करने के लिए बिहार सरकार ने डाटा भी जारी कर दिया है, एक सर्वे करवा के डाटा भी जारी किया है। तो ये जो बिहार से एक जो ये बहस शुरू हुई है, ये बहस राष्ट्रीय स्तर तक जाएगी और ये धीरे धीरे जा रही है। अन्य राज्य के लोगों, अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी वहां जातिगत जो है सर्वे करवाने की बात की है, वहां सामाजिक आर्थिक सर्वे करवाने की बात की है और उसको जारी करने की मंशा प्रकट की है। यहां तक कि राहुल गांधी ने भी राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भी ये प्रस्तावना रखा है और अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ये रखा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो भी ऐसा करेंगे। यानी कि ये बात जो बिहार से शुरू हुई है राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं थोड़ा 103वां संविधान संशोधन की, जिसको 3:2 के बहुमत से सर्वोच्च न्यायालय में सही पाया माना गया कि नहीं, 10% आर्थिक आधार पर समान वर्ग के लोगों को, जो गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, वहां उनको दिया जाए। चलिए, अच्छी बात है, कोई खास विरोध नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। मदद किया ही जाना चाहिए जो कमजोर लोग हैं। तो जबकि आर्थिक आधार पर अगर आप देखें तो संविधान में ऐसे कोई प्रावधान नहीं था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, लेकिन यह हुआ और भारतीय जनता ने बड़े तहे दिल से उसका स्वागत भी किया। अब आरक्षण की बहस और सही तरीके से होने जा रही है। जब चिंता 10% ईडब्ल्यूएस की हो तो चिंता 85% में जो गरीब हैं उनकी भी तो होनी चाहिए। और भारतीय प्रजातंत्र अपने बाहें फैला रहा है और बाहें फैला करके उन सभी गरीबों, वंचितों को, जो किसी भी वर्ग से आते हों, उन्हें ये मौका देना चाहता है कि तुम भी मुख्य धारा में शामिल हो जाओ। मुजफ्फरपुर में अमित शाह जी ने अपने भाषण में कहा कि इस जातिगत जनगणना वाले जो सर्वे हुई है, सामाजिक आर्थिक सर्वे हुई है, इसमें यादवों और मुसलमानों को बढ़ाकर दिखाया गया है। देखिए, बातें होनी चाहिए, लेकिन अब बात है कि अगर उन्होंने कहा कि बढ़ाकर दिखाया गया है जनसंख्या, तब तो यह भी पता होना चाहिए ना कि यादवों में गरीबी कितनी है। ये डाटा बता रहे हैं कि ओबीसी यादवों की संख्या जो है बिहार की, जो 13 करोड़ की आबादी है, इसमें 14% है। लेकिन ओबीसी समाज में अगर सबसे ज़्यादा गरीबी है तो वो यादव वर्ग से ही है। ये भी फैक्ट है, ये भी तथ्य है। अब मीडिया में कई तरह के भ्रम होते हैं, जैसे कि लालू जी के आने के कारण
एक सामाजिक प्रतिष्ठा, एक राजनीतिक बल जरूर लोगों को मिला, लेकिन क्या उनके बीच की गरीबी, उनके बीच की शिक्षा दूर हुई? इस बात पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए तो डाटा चाहिए। ये भ्रम है कि सब जगह जो भी पिछड़ा मुख्यमंत्री बनता है, जो भी पिछले समुदाय से आता है, तो सारे बड़े बड़े जगहों पर अपने लोगों को बैठा देता है। ये एक तरीके का एक मिथक को तोड़ने का प्रयास इस सर्वे ने किया। तो इसके लिए जानना होगा ना कि सरकारी नौकरी में कौन सा वर्ग कितने प्रतिशत मौजूद है। यह भी एक इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है। अगर मात्र ओबीसी जो जनसंख्या है, अपने कुल यादव जनसंख्या में 1.55% यादव ही सरकारी नौकरी में है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ये डाटा बता रही है। यानी कि टोटल अगर यादवों की संख्या ली जाए तो 1,86,00,000 में से केवल 2,90,000 सरकारी नौकरी में है। 2,90,000 सरकारी नौकरी में है। दोस्तों, अब ये कहा जाता है कि यादव ओबीसी में सबसे अमीर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ये जातिगत जो सामाजिक आर्थिक सर्वे हुआ है, ये ऐसा नहीं बता रही है। सबसे ज़्यादा गरीबी, 35% से ज़्यादा गरीबी यादवों में है। जी हाँ। और अभी हम लोग कुछ लोग बात कर लेते हैं कि सरकारी नौकरी में समान वर्ग की क्या स्थिति है। सरकारी नौकरी में सबसे ज़्यादा समान वर्ग के लोग हैं। कुल 20.5 लाख जो सरकारी नौकरी है बिहार में, कुल 20.5 लाख सरकारी नौकरी है, जिसमें से 6,40,000 की संख्या जो है आपको वो सामान्य वर्ग की है। 6,40,000 ये समान वर्ग की संख्या है। और समान वर्ग अगर बिहार की 13 करोड़ जनसंख्या में 2 करोड़ जनसंख्या जो वो सामान्य वर्ग का है। और इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें अपने जनसंख्या के अनुपात में सबसे ज़्यादा नौकरी में जो जातिगत समूह है वो है कायस्थ समूह। जी हाँ दोस्तों। और 1,72,000 के करीब में ब्राह्मण समुदाय से लोग आते हैं। 1,87,000 भूमिहार समुदाय से लोग आते हैं। और 1,71,000 राजपूत समुदाय से लोग आते हैं। हाँ दोस्तों, एक भ्रम और भी तोड़ना जरूरी है। कहा जाता है कि सबसे धनी समुदाय जो है भूमिहार वर्ग का है। आंकड़े भी हम देख लेते हैं कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि भूमिहार वर्ग में भी गरीबी है, और गरीबी वहां भी तेजी से पांव पसार रही है। दोस्तों, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। लेकिन ये जो आंकड़े बता रहे हैं, ये इससे लगता है कि विकास के नारे, विकास की बातें साधारण लोगों तक जिस स्पीड से पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच रही हैं। स्पष्ट है ये। और जो बड़े बड़े घराने हैं, व्यापारिक घराने हैं, उनकी आमदनी अगर 1% जनसंख्या की आमदनी की दौलत में अगर बढ़ोतरी होगी, जिससे भारत की जीडीपी बढ़ जाती है, तो क्या वो वास्तविक विकास है? ये सर्वे तो यही बता रही है ना कि वास्तविक विकास किन लोगों का। एक बड़ा इंटरेस्टिंग हम लोग एक चर्चा करेंगे दोस्तों इसी में, कि बिहार में अगर आप स्टेशन पर खड़े हो जाएं और ध्यान से जो सीढ़ियां होती हैं, जो लोग उस पर चढ़ते हैं, ध्यान से आप वहां पर देखें और जूतों को देखें, लोगों के जूतों और चप्पलों को देखें, आपको पता लग जाएगा किसने साधारण कैटेगरी के जूते हैं, कितने एडिडास या बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, मोची, बाटा, ये इस तरह के जूते हैं, या साधारण प्लास्टिक के, है ना, काम चलाओ, है ना, किस तरह के जूते हैं। आपको लगेगा कि एडिडास ढूंढने से भी, प्यूमा के शूज़ ढूंढने से भी बहुत कम मिलेंगे।
वो तो भाग्य मनाइए कि छोटी छोटी कंपनियों का बिहार में, भारत में, जिससे साधारण लोग भी जूते चप्पल पहन पा रहे हैं। बिहार में 50,000 रुपए महीने की कमाई करने वाले लोग मुश्किल से 4% हैं, 4% या उससे कम ही है। और 20,000 तक कमाने वाले लोग तो मात्र 47% ही हैं जिनकी आबादी जो है वो 20,000 महीना होती है। डाटा और भी बहुत सारी बातें कह रही हैं। बिहार की 34% जनसंख्या, 34.13% जनसंख्या जो है वो 6,000 रुपये से भी कम महीने का कमाता है। अब आप बताइए कि जहां 34% जनसंख्या 6,000 रुपये से कम कमा रही है, 47% जनसंख्या जो 20,000 रुपये से कम कमा रही है, और केवल 4% जनसंख्या जो है वो 50% या उससे कम कमा रही है, यानी कमाई कम होगी तो भोजन भी अच्छा नहीं मिलेगा। और ये मामला पढ़ाई से भी जुड़ा हुआ है, हम लोग पढ़ाई पे भी चर्चा करेंगे दोस्तों। और अगर कमाई कम हुई तो भोजन भी नहीं मिलेगा, और कमाई नहीं तो दवाई ज़्यादा खाइए, और दवाई में हर साल लोग गरीबी रेखा के नीचे चलते चले जा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात तो हम लोग करेंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ और बातें आंकड़ों के संबंध में हम लोग करते हैं दोस्तों। कि बिहार जो है एक कोई नई बात नहीं है कि गरीब राज्य है, लेकिन वो गरीब राज्य पहले भी था। लेकिन गरीबी ये दूर कैसे हो, जिम्मेदारी कौन ले, ये सर्वे ये जिम्मेदारी लेने की बात करता है। पहले जानकारी तो हो कि गरीबी, वास्तविक गरीब है कौन। ये सरकारी जो योजनाएं चलती हैं इनका फायदा कैसे मिले लोगों को। बिहार की गरीबी ने दूसरे राज्यों को अमीर बनाया, अगर मैं ये कहूं तो मैं गलत नहीं होऊंगा। चूंकि बिहार से मजदूर, मिस्त्री काफी बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं। बिहार में 2 करोड़ लोग मजदूर हैं, मिस्त्री हैं। और आंकड़ों की बात करें तो 33,818 भिखारी हैं बिहार में। संगठित क्षेत्र में हम लोगों ने पहले चर्चा कर ली है कि वहां 20.5 लाख नौकरी ही है, जो काफी कम है। अभी नीतीश कुमार ने जो 2 दशक से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने अपनी ही सच्चाई, सरकार की सच्चाई, सरकार की कमियां, समाज की कमियां, राजनीतिक कमियां, ये सब उजागर कर दिया है। हालांकि इस तरह के आंकड़े छुपाए जाते हैं जनता से, साधारण जनता से, उनको भ्रम में रखा जाता है। उन्हें बार बार याद दिलवाया जाता है कि बुलेट ट्रेन चलने वाली है, वंदे भारत चल रहा है ना, दिन अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सामान्य जो लोग हैं उनके जीवन में उनकी स्थिति क्या बेहतर हो रही है, इस पर भी तो चर्चा हो जाए। ये आंकड़ा वही सच्चाई, कड़वी सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहा है, और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्हें इस तरह के आंकड़ों का समर्थन करना चाहिए। अब बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी भी कह रही है कि नहीं, हम लोगों ने कब मना किया जातिगत जनगणना सर्वे से या सामाजिक आर्थिक सर्वे से, ये होना चाहिए। चलिए, देर से ही सही, दुरुस्त राह पर तो हम लोग आ रहे हैं, और ये अच्छी बात है। और इस डाटा से ये भी मिलता है जानकारी हमें कि 4% बिहार में जो परिवार है उन्होंने अपनी सही जानकारी दी ही नहीं है। यानी कि 4% लोगों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी ही नहीं मिल पाई है। यह भी एक मजेदार बात है दोस्तों। हम लोग नारों से परेशान आ गए हैं, 20 वर्ष से विकास, पुरुष विकास कहाँ तक पहुंचा। कई सारे जोक भी बन गए, चुटकुले बन गए कि विकास कहाँ तक पहुंचा बउआ, तो विकास तो अबे नहीं किया है।
उनकी ये पोल, ये जातिगत सर्वे बिल्कुल निर्भीकता के साथ, बिल्कुल कठोरता के साथ खोलते जा रही है और इसकी चर्चा साधारण जन में होनी चाहिए। चर्चा हो रही है नीतीश जी की, लेकिन कुछ अन्य कारणों से हो रही है। लेकिन इस सर्वे की चर्चा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, बिहार की स्थिति उतनी ही अच्छी होगी। जानकारी, सही जानकारी मिलना ही चाहिए। महागठबंधन की सरकार ने कमियों को सामने रखा, ये शायद बड़ी मुश्किल से होता है, लेकिन फिर भी इस काम को महागठबंधन की सरकार ने जरूर किया है। बिहार राज्य की 34% जनसंख्या जो है, यानी कि 94 लाख परिवार महीने में 6,000 से कम कमाता है। अब आप सोचिए कि क्या उनके पास यातायात का साधन होगा? क्या उनके पास कुछ मोटरसाइकिल या कार जैसी कुछ चीजें होंगी? बिल्कुल नहीं। मात्र जनसंख्या में 0.44 लोगों के पास, 0.44 लोगों के पास कार है। तो ये भ्रम जो है एयरपोर्ट पर देख करके नहीं बनाया जाना चाहिए कि बिहार में काफ़ी तेज़ी से प्रगति हो रही है। हाँ, मनसा है प्रगति करने की, इसे और भी सशक्त करने की ज़रूरत है। पढ़ाई की बात अगर हम ले लें तो 22% आबादी जो है वो 1 से लेकर 5वीं तक पढ़ी हुई है। दुख होता है ना? बिल्कुल दुख होना चाहिए। 10% आबादी 11वीं से 12वीं तक पढ़ी हुई है। 90 के बाद जो उदारीकरण की हवा चली, जो विकास की राजनीति नारों में बहती चली गई, इस राज्य को गरीबी और गरीबी में ढकेलती चली गई। आप अक्सर पेपर में देखते हैं कि 5 स्टार सुविधाओं वाली नौका अभी गायघाट से गुजर रही है। जरा पता कीजिएगा कि उसमें कितने बिहारी चढ़े हुए हैं। शायद ही कोई नाम आपको मिल पाएगा। अजीब स्थिति है। गंगा मैया से सवारी लोग घूम रहे हैं, जा रहे हैं, बांग्लादेश तक लोग जा रहे हैं, लेकिन उसमें बिहारी कितने हैं? क्या ये आपकी गरीबी को नहीं बताता है? बिल्कुल बताता है। सोचने की जरूरत है। 95% बिहारियों के पास यातायात के कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। इसका सबूत आपको जो लोकल बसें होती हैं, आप उनमें जाकर देखिए किस तरह से लोग भीड़ से, पसीने से तरबदर, एक दूसरे की बदबू जो है, खुशबू जो है वो मिलते रहती है। आप ट्रेन में भीड़ देख लीजिए। बिहार में शायद ही कोई ट्रेन हो जो खचाखच भरी ना हो, वंदे भारत वगैरह को छोड़ करके। दोस्तों, ये रिपोर्ट जो है ये इस बात को बताती है कि लोगों में कंप्यूटर और लैपटॉप का क्रेज कितना है। तो ये जान जाइए कि 13 करोड़ की जनसंख्या में 12 करोड़ लोगों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है। और भी जानिए दोस्तों कि बिहार में 1 करोड़ लोग खेती करते हैं, लेकिन जो कृषि प्रधान राज्य है वहां पर 1 करोड़ लोग खेती करते हैं, लेकिन केवल 1,67,000 लोगों के पास ही ट्रैक्टर है। आप बताइए कि एग्रीकल्चर की दशा और दिशा क्या होगी जब ट्रैक्टर जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो 1,67,000 लोगों के पास है, तो कैसे खेती अच्छा और अच्छा कीजिएगा। लेकिन प्रयास हो रहा है, लगा हुआ है बिहार, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोग आज जो है वो आंकड़ों के संदर्भ में, जो बिहार सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं सर्वे के द्वारा, हम उसके द्वारा बिहार की गरीबी की पड़ताल कर रहे हैं। देखिए, बिहार के गरीबी अगर देखनी है तो आप सामान्य की दुकान पर खड़े हो जाइए, मार्केट में चले जाइए और ज़रा निरीक्षण कीजिए कि लोगों के कपड़े कैसे हैं, लोग किस ढंग से बातचीत कर रहे हैं, उनके जूते देखिए। आपको बिहार की गरीबी झलकती हुई मिल जाएगी। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है, जो अपनी कमियों को
समाज की कमियों को, बिहार की गरीबी को सामने लाने का प्रयास किया है। और ये खुशी की बात है कि बिहार विधानसभा में सभी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होते हुए, आरक्षण के मुद्दे पर सर्वसम्मति से ये बिल पास हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किसी मुद्दे पर बिहार की भलाई के लिए सभी दल, चाहे वो जदयू हो, चाहे राजद हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हम हो, और भी अन्य पार्टियां मिलकर के, सभी ने मिलकर के इस बिल को पास करवाने का काम किया है। और अब तो ये हो कि केंद्रीय स्तर पर भी बातें हो रही हैं। राहुल गांधी ने तो कह भी दिया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो भाई ऐसा होगा, हम लोग भी जातिगत सर्वे या सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवाएंगे। अच्छी बात है, बहस तो शुरू हो चुकी है। ये अब विकास की बातें हवाई अब नहीं होनी पाएंगी, क्योंकि अब बहुत सारे राज्य ये जातिगत सर्वे, सामाजिक आर्थिक सर्वे को करा करके प्रदर्शित करने के मूड में है। प्रजातंत्र अपना रूप रंग बिखेर रहा है। जो पिछड़े रह गए हैं उन्हें आगे आने के लिए हमारे राजनीतिक पार्टियां भी मजबूर होते जा रही हैं और उन्हें आगे लाना चाह रही हैं, जो लोग पीछे रह गए हैं। ये खुशी की बात है, प्रजातंत्र और मजबूत होता जा रहा है, ये खुशी की बात है। तो मैं दीपक कुमार, इस अगले एपिसोड में हम लोग किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपका मेरे साथ देने के लिए धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।